नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि देखिए, जो बच्चे हम लोग को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हमारे चैनल पर बीकॉम और एमकॉम के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो सेमेस्टर्स एग्ज़ाम होने वाले हैं CBCS पैटर्न के अकॉर्डिंग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में होता है, जो भारत के लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये लागू हो चुका है। यानी कि देखिए, जो बच्चे बीकॉम और एमकॉम के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स जिनके आने वाले हैं CBCS पैटर्न के हिसाब से, जिसमें MCQ पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारे के सारे बच्चों के लिए प्रिपरेशंस देखिए हमारे चैनल्स पर रेगुलरली चल रही है। तो उसी से संबंधित देखिए बिजनेस एथिक्स एंड CSR का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर देखिए मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग पहली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आज देखिए बिजनेस एथिक्स एंड CSR का हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग टॉप MCQs पे चर्चा करेंगे। ओके, और इसकी PDF देखिए आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 पर मिलेगी, तो इसीलिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, वहीं पर आपको सारी की सारी PDF अवेलेबल हो जाया करेगी। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए आज हम लोग अपनी क्लासेस शुरू करते हैं, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की दूसरी क्लासेस। और देखिए, एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियोस डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अपने आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 11 क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी हो चुका है। तो देखिए, हु आर ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर्स, कौन ऑर्गेनाइजेशनल के स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आपको बताना है। प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, कम्युनिटी, एम्प्लॉयज़ या ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से इसका आंसर करिए विद्यार्थियों, आप लोग बताइए। हु आर ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर? ठीक, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, कम्युनिटी या एम्प्लॉय। जल्दी जल्दी आंसर करिए, आप लोग बताइए कि ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, कम्युनिटी या एम्प्लॉयज़ या सारे के सारे, ऑल ऑफ द एबव। वीडियो देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़ सके और वो देखिए अपने तैयारी को और भी अच्छे बना सके। ठीक, जिससे कि जिसकी वजह से वो अपने एकेडमिक सेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स या ग्रेड या CGPA स्कोर कर सके। तो इसीलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये भारत के सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए रेलिवेंट है, बीकॉम और एमकॉम के बच्चों के लिए। क्लियर? तो इसलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे लाभान्वित हो सके। तो जल्दी से इसका आंसर करके बताइए विद्यार्थियों आप लोग कि हु आर ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर। तो इसका आंसर देखिए बनेगा ऑल ऑफ द एबव। प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होता है, कस्टमर्स भी होते हैं, कम्युनिटी भी होती है और एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलोन कैन इंश्योर इफेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कि देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अकेला, अलोन, निम्नलिखित में से कौन अकेले एक व्यावसायिक उद्यम में, एक बिजनेस इंटरप्राइजेस में, एक व्यवसायी उद्यम में प्रभावी नैतिकता कार्यक्रम, इफेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम, प्रभावी नैतिकता कार्यक्रम सुनिश्चित कर सकता है, इंश्योर कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलोन कैन इंश्योर इफेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम इन बिजनेस एंटरप्राइजेस। निम्नलिखित में से कौन अकेले एक व्यावसायिक उद्यम में प्रभावी नैतिकता कार्यक्रम सुनिश्चित कर सकता है। पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपाइलेंस मैकेनिज्म या नन ऑफ देम। जल्दी से इसका आंसर करके आप लोग बताइए क्या इसका आंसर बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन अकेले एक व्यवसायी उद्यम में प्रभावी नैतिकता कार्यक्रम सुनिश्चित कर सकता है। जल्दी से आंसर करिए विद्यार्थियों आप लोग। पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपाइलेंस मैकेनिज्म या नन ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन which of the following alone can ensure effective ethics program in a business enterprises? Publication of a code, involvement of employees, establishment of compliance mechanism या none of them। तो इसका आंसर देखिए बनेगा involvement of employees। ओके, इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए विद्यार्थियों। द डैश मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग
अरेंजिंग द वर्क एंड रिसोर्सेज नीडेड टू अचीव द गोल्स दैट हैव बीन सेट। यानी कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा प्रबंधकीय कार्य, विच मैनेजमेंट फंक्शंस, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, ठीक, क्या बोलते हैं, जो उसके गोल्स सेट कर दिए गए हैं, गोल्स को सेट कर दिए गए हैं उसको अचीव करने के लिए, ठीक, आवश्यक कार्य, जो आपके क्या बोलते हैं, अरेंजिंग द वर्क्स एंड रिसोर्सेज, जो उसके आवश्यक कार्य और संसाधनों की पहचान करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उन्हें व्यवस्थित करना, अरेंज करना, क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग या स्टाफिंग। जल्दी से आंसर करिए विद्यार्थियों आप लोग। द डैश मैनेजमेंट फंक्शन involves identifying and arranging the work and resources needed to achieve the goals that have been set. कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग या स्टाफिंग, यानी कि कौन से प्रबंधकीय कार्य में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य और संसाधनों की पहचान करना और उन्हें व्यवस्थित करना शामिल है। क्लियर? कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग या स्टाफिंग। जल्दी से इसका आंसर करिए विद्यार्थियों, क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ऑर्गेनाइजिंग। ओके, द ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, अरेंजिंग द वर्क। देखिए वर्क अरेंज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि आप लोग जानते हैं जो रिसोर्सेज होते हैं उस रिसोर्सेज के का यूटिलाइजेशन करके, कार्य करके जो भी कंपनी के गोल्स होते हैं उसको अचीव करने का प्रयास किया जाता है। तो इसीलिए इसका देखिए जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस इज द डैश स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। यानी कि क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि वास्तविक प्रदर्शन, एक्चुअल परफॉर्मेंस, वास्तविक प्रदर्शन को मापना, उसको मेजर करने, मापना जो नियंत्रण प्रक्रिया में कौन से स्टेप्स में इन्वॉल्व किया जाता है, यानी कि प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में किस स्टेप्स में उसको इन्वॉल्व किया जाता है। मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इन्वॉल्व्ड इन विच स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ओके, तो पहले आइए इसके 5 स्टेप्स एक्चुअली होते हैं, तो आइए पहले वो स्टेप समझा देता हूँ, फिर आप लोग इसका आंसर इजली कर सकेंगे। ओके, तो ये देखिए विद्यार्थियों, दीज प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोल और कंट्रोलिंग। तो सबसे पहला देखिए होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, दूसरा देखिए होता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तीसरा देखिए होता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, चौथा देखिए होता है एनालाइज द कॉज ऑफ द डेविएशन, और पांचवा देखिए होता है टेकिंग रेमेडियल और करेक्टिव एक्शन। ये 5 स्टेप्स देखिए कंट्रोल या कंट्रोलिंग में इन्वॉल्व किए जाते हैं। पहला क्या होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, दूसरा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तीसरा कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, चौथा देखिए एनालाइज द कॉज ऑफ द डेविएशन, और पांचवा होता है आपका टेकिंग रेमेडियल और करेक्टिव एक्शन। क्लियर? तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कहा था आपसे कि मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज द डैश स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो देखिए जो एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की जाती है वो देखिए स्टेप 2 में की जाती है, तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो इस क्वेश्चन का देखिए जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। डैश आर दोज इंडिविजुअल हु रेज एथिकल कंसर्न और इशू टू अदर्स इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि वे कौन व्यक्ति होते हैं जो संगठन के अंदर, इनसाइड, और संगठन के बाहर नैतिक चिंताओं, एथिकल कंसर्न्स या मुद्दों को दूसरों के सामने उठाते हैं। यानी कि क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि वे कौन से व्यक्ति होते हैं जो संगठन के अंदर या बाहर जो नैतिक चिंताएं होती हैं, एथिकल कंसर्न्स होता है, ठीक, उसको दूसरों के सामने रेज करते हैं, उठाते हैं। डैश आर दोज इंडिविजुअल्स हु रेज एथिकल कंसर्न और इश्यूज टू अदर इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योर, विसल ब्लोअर्स, सोशल एंटरप्रेन्योर, सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट। जल्दी से इसका आंसर करके आप लोग बताइए कि वे कौन से व्यक्ति होते हैं जो संगठन के नैतिक चिंताओं या मुद्दों को संगठन के अंदर और संगठन के बाहर दूसरों के सामने उठाते हैं, रेस करते हैं। डैश आर दोज इंडिविजुअल हु रेज द एथिकल कंसर्न्स और इश्यूज टू अदर इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस। एंटरप्रेन्योर, विसल ब्लोअर, सोशल एंटरप्रेन्योर या सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट। तो इसका आंसर देखिए बनेगा आपका विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर ही जो होते हैं वो आपका संगठन के अंदर और संगठन के बाहर जो आपके एथिकल कंसर्न्स होते हैं, नैतिक चिंताएं होती हैं और मुद्दे होते हैं, इश्यूज होते हैं, उनको उठाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। इन्फॉर्मेशन इज, जो सूचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं? डेटा, प्रोसेस डेटा, मैनिपुलेटेड डेटा या कंप्यूटर आउटपुट। जल्दी से इसका आंसर करके बताइए जो इन्फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? डेटा, प्रोसेस डेटा, मैनिपुलेटेड डेटा या कंप्यूटर आउटपुट।
क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपका। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन क्या होता है? डेटा, प्रोसेस डेटा, मैनिपुलेटेड डेटा या मैनिपुलेटेड इनपुट, सॉरी माफ़ करिएगा, मैनिपुलेटेड इनपुट या कंप्यूटर आउटपुट। जल्दी से इसका आंसर आप लोग करके बताइए। और इस सारी की सारी पीडीएफ देखिए आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो यूज़र आईडी है वो है आपका स्वास्तिक 0421। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सारी की सारी पीडीएफ आपको वहीं अवेलेबल हो जाया करेगी। तो इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा प्रोसेस डेटा होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए विद्यार्थियों आप। डेटा बाय इटसेल्फ इज नॉट यूजफुल अनलेस, यानी कि जो देखिए तथ्य होते हैं आपके, तथ्य यानी कि डेटा, तथ्य जो आपके होते हैं, फैक्ट्स जो होते हैं, डेटा जो होता है आपका, वह तब तक उपयोगी नहीं है जब तक उसमें क्या ना हो, इट इज़ मैसिव, वो बहुत बड़ा हो, इट इज़ प्रोसेस टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, उसको ऐसे व्यवस्थित किया गया हो जिससे हम लोग कोई जानकारी प्राप्त कर सकें, इट इज़ कलेक्टेड फॉर डाइवर्स सोर्सेज, वो अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट किया गया हो, या इट इज़ प्रॉपरली स्टेटेड, या उसको प्रॉपरली अरेंज करके रखा गया हो। तो बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। कोई भी डेटा तब तक उपयोगी नहीं है जब तक इट इज़ मैसिव, इट इज़ प्रोसेस टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज और इट इज़ प्रॉपरली स्टेटेड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। डेटा बाय इटसेल्फ इज़ नॉट यूजफुल अनलेस इट इज़ मैसिव, इट इज़ प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। तो इसका आंसर देखिए क्या बनेगा, ऑप्शन बी। डेटा तब तक देखिए आपका यूज़फुल नहीं हो सकता जब तक हम लोग उससे कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ना कर सकें। ओके, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, इट इज़ प्रोसेस टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन इज नीडेड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, मीट गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स, लॉन्ग रेंज प्लानिंग या शॉर्ट रेंज प्लानिंग। तो जल्दी से इसका आंसर करके बताइए। जो टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है वह किसके लिए आवश्यक होती है? ठीक, किस चीज़ के लिए उसकी आवश्यकता होती है? डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, मीट गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स, लॉन्ग रेंज प्लानिंग या शॉर्ट रेंज प्लानिंग। जल्दी से इसका आंसर करके आप लोग बताइए। जो टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन इज नीडेड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, मीट गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स, लॉन्ग रेंज प्लानिंग या शॉर्ट रेंज प्लानिंग। तो देखिए जो टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होता है वो शॉर्ट रेंज प्लानिंग के लिए आवश्यक होता है। ओके, तो इसका आंसर देखिए बनेगा शॉर्ट रेंज प्लानिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाई, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाई, यानी कि देखिए जो क्या बोलते हैं, जो परिचालन जानकारी होती है, ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक, उसकी रिक्वायरमेंट किसके द्वारा होती है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। क्लियर? मिडिल मैनेजर्स, लाइन मैनेजर्स, टॉप मैनेजर्स या ऑल वर्कर्स। तो जल्दी से इसका आंसर करके बताइए। ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाई होम, मिडिल मैनेजर्स, लाइन मैनेजर्स, टॉप मैनेजर्स या ऑल वर्कर्स। जल्दी से आंसर करके बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाई होम, मिडिल मैनेजर्स, लाइन मैनेजर्स, टॉप मैनेजर्स या ऑल वर्कर्स। जल्दी जल्दी इसका आंसर करिए आप लोग कि ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि परिचालन जानकारी की आवश्यकता किसको होती है। तो ये देखिए इसका आंसर बनेगा लाइन मैनेजर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। व्हाई माइट वर्कर्स नॉट वांट टू शेयर देयर नॉलेज। जो आपके वर्कर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो देखिए अपनी नॉलेज को, ठीक, वह क्यों नहीं शेयर करना चाहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है कि वाई माइट वर्कर्स नॉट वांट टू शेयर दियर नॉलेज। क्लियर? बिकॉज दे इंजॉय डिस्कसिंग न्यू आइडियाज़ एंड शेयरिंग दियर थॉट्स। फिर उसके बाद से आपका कह रहा है इंटर फंक्शनल एंड इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरीज, they might be reluctant to express opinions which do not comply with managerial perspectives, या positions of knowledge can provide power and status। जल्दी आंसर करके बताइए विद्यार्थियों कि जो कर्मचारी होते हैं वो अपने ज्ञान को क्यों नहीं साझा करना चाहेंगे। पहला ऑप्शन देखिए था क्योंकि उन्हें नए विचारों पर चर्चा करने और उन्हें विचार साझा करने में आनंद आता है। ठीक, दूसरा है कि अंतर कार्यात्मक और अंतर विभागीय क्या बोलते हैं राइवलरीज चलती है, प्रतिद्वंदिता चलती है, इसलिए नहीं करते हैं। वे राय व्यक्त करने में अनिच्छुक हो सकते हैं। दे माइट बी रेल्यूकेंट टू एक्सप्रेस ओपिनियंस। ठीक, जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण का पालन नहीं करते हैं। ठीक, विच डू नॉट कंप्ली विथ मैनेजरियल पर्सपेक्टिव्स, या ज्ञान का अधिकार, शक्ति और स्थिति प्रदान कर सकता है, इसीलिए वो नहीं करते। तो जल्दी से इसका आंसर करके बताइए कि जो वर्कर्स होते हैं वो अपने ज्ञान को साझा क्यों नहीं करते हैं। तो इसका आंसर देखिए बनेगा ऑप्शन डी, क्योंकि देखिए जब वो इस उनके अंदर ये डर रहता है, भाव रहता है कि अगर वो देखिए अपने नॉलेज को साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, क्लियर, तो इससे दूसरे की बुद्धि बढ़ेगी और दूसरे की बुद्धि बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, उनको पावर और स्टेटस मिलने का जो चांसेस होगा वो बढ़ेगा। इसीलिए देखिए वो अपने नॉलेज को साझा करने से कतराते हैं। ठीक,
तो ये देखिए विद्यार्थियों, हमारे ये आज के कुल टॉप 10 क्वेश्चन थे। दूसरी क्लासेस थी, 20 क्वेश्चन अब तक हम लोग के बिजनेस एथिक्स एंड CSR के हो चुके हैं। सारी की सारी PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल swastik0421 पे मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर दें। डेली की डेली इसी तरह आप लोगों को रेगुलरली क्लासेस मिलती रहेगी, जो आपके BCom और MCom के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।